लॉ एक स्टेट करना है, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है। अब बॉयस लॉ आ जाए तो बॉयस लॉ कर लीजिएगा, चार्ल्स लॉ आ जाए तो चार्ल्स लॉ कर लीजिएगा, जनरल गैस इक्वेशन आए तो पूरी डेरिवेशन इन दोनों को मिला कर दो। हाँ स्टेटमेंट में सर बॉयस लॉ क्या है भाई, ये वॉल्यूम है, इस पर प्रेशर लगा दें, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अब क्या कर रहे हैं सर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बढ़ने को कहते हैं, डिक्रीज का होने को। देखिए वॉल्यूम इतना बड़ा है, सर प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। जब एक चीज़ इंक्रीज हो, एक चीज़ डिक्रीज हो, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इन्वर्सली। एक मिसाल ये ले लीजिए, एक मिसाल लीजिए, चूल्हे पर अगर आपने दूध उबालने के लिए चढ़ाया हुआ है, अगर आप इस पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एकदम एक्सट्रीम आंच पे ले जाते हैं, इस हिस्से की आंच को बढ़ा देते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये दूध का रुझान क्या होगा, जल्दी उबल के बाहर गिरेगा या आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अम्मी करके जाती है, अम्मी बिल्कुल आंच धीमी रखती है। हम लोग में से कोई उबाले फ़ौरन इसको ज़्यादा कर देंगे और अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम जल्दी बढ़ जाएगा या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ये जो बॉयज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, इसके टायर में गर्मियों में हम लोग हवा कम भरा। सर क्यों हवा कम क्यों भरते हैं गर्मियों में आप लोग, असल में रोड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 40 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो इधर जो ट्यूब के अंदर जो हिस्सा है, इसमें ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इस टेम्परेचर बढ़ने से तो इसका वॉल्यूम क्या चाह रहा होता है भाई, बाहर निकले, बढ़ना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो टायर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सर यहाँ कुछ अलग बात बताई थी आपने इस कागज़ के साथ। हाँ, इसमें मैंने बताया था वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर। सर दूसरा आपने जो इधर बताया था उसका आप बता रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। हाँ बेटा, दोनों में अलग अलग बताया, इस हिस्से में कुछ बताया, इस हिस्से में कुछ बताया। इसको बॉयस लॉ कहते हैं। अच्छा सर, ये स्टेटमेंट बॉयस लॉ का, हाँ ये स्टेटमेंट बॉयस लॉ। सर ये जो आपने किया, ये स्टेटमेंट किसका है, चार्ल्स लॉ का। किसका है बेटा, ये चार्ल्स लॉ। तो बॉयस लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इसमें सर कांस्टेंट है कोई चीज़, हाँ बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है इसमें क्या है, कांस्टेंट है। सर चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर। तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इनका रिलेशन तलाश कर रहे हैं। बॉयस लॉ ने पहला क्या बताया भाई, वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ ने क्या बताया, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनका स्टेटमेंट सुनिए, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर व्हाइल इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ सुन लें, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जबकि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हो गया बेटा, स्टेटमेंट याद हो गया, आसान है। सर इसको ड्राइव करें, हाँ बेटा इसको ड्राइव करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब भी हटाते हैं इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, सबको पता है। सर वी पी को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, समझ में आ गया, डेरिवेशन बहुत आसान से। सर चार्ल्स लॉ को भी ड्राइव करें, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट और क्या आ जाएगा, टी। प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये आपका बॉयस लॉ हो गया और ये आपका क्या हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। बोले बेटा क्लियर, बिल्कुल कोई परेशानी किसी की। अगर मैं जनरल गैस इक्वेशन पे जाऊं जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, जो इम्तिहान में आ सकती है, ये ड्राइव करने पर जाऊँ तो मुझे बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को एक जगह करना पड़ेगा। सर क्या मतलब एक जगह पढ़ना पड़ेगा, मैं लिखूँगा कंबाइनिंग वन एंड
सर कंबाइन किसको कर रहे हैं? 1 और 2 को। 1 क्या लिखा हुआ है? VP। इक्वेशन 2 क्या लिखी है? V/2। कंबाइनिंग में एक जैसी चीज़ें एक दफ़ा लिखते, देख लीजिए V 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़ा लिखा, P एक दफ़ा लिखा, अपॉन में T लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 दफ़ा लिखा हुआ है, चेक कर लें। एक दफ़ा लिखा, कांस्टेंट 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एक दफ़ा लिखा। बोलिए बेटा क्लियर हो गया या नहीं? अब उसके बाद इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। अब मुझे ड्राइव करना है इससे आगे। अब मुझे कांस्टेंट तलाश करना है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? अच्छा P1 V1, इसको हम एक और भी लिख सकते हैं। अगर 2 टेम्परेचर हो, 2 वॉल्यूम प्रेशर हो, जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं V1 P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू V2 P2 अपॉन T2। जैसे फर्ज करें कि उसने V1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, P2 मालूम करने के लिए कहता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। आपको फर्स्ट ईयर में भी इसी से मदद मिलेगी, ये याद रखना है। अभी तो मैं सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन पे जा रहा हूँ, जल्दी से कर रहा हूँ। VP अपॉन T इज इक्वल टू क्या है? सर यहाँ कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं? तो मैंने शायद आप लोगों को क्लास करते हुए बताया था, भाई मोल्स होते हैं, हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है। तो मैंने आप लोगों को वहाँ डिफाइन किया था, भाई ये जो VP अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो क्या क्या होते हैं हमारे पास? N और R होते हैं। N को हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स, N को हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ मोल्स कहा था। और R की वैल्यू भी आप लोगों को बताई थी, शायद याद हो आप लोगों को। इसको याद है 8.3145। ये आपके पास जनरल, ये R की जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है। R क्या कहलाता है? जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है। याद रहेगी बात या परेशानी है? क्लियर बेटा? तो N और R जो है वो आपके पास कांस्टेंट हो गए। सर आपकी चीज़ अभी तक नहीं बनी जो ड्राइव करनी है। जो आपको ड्राइव करनी है सर, PV इज इक्वल टू NRT। अभी आपके पास VP अपॉन T इज इक्वल टू NR है। इसको ठीक कर लेते हैं बेटा। P पहले लिख देते हैं, V बाद में लिख देते हैं, T को उठा के बेटा दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो ज़रा देखें, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, PV इज इक्वल टू क्या हो गया? तो VP लिखा हो PV लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जनरल गैस इक्वेशन भी ड्राइव हो गई।